बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि भाई कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने महाराष्ट्र में अभी एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि कानूनों पे सरकार ने सिर्फ एक कदम वापस लिया और सरकार फिर आगे बढ़ सकती है। तो बहुत सारे किसानों को यह अंदेशा हुआ, बहुत सारे किसानों को यह शक हुआ, जो एक वाजिब शक था, कि क्या सरकार दोबारा से ऐसे कृषि कानून वापस लाने का प्रयास कर रही है। एक चीज तमाम किसान नेताओं ने क्लियर कर दी कि यदि सरकार ऐसी गुस्ताखी करेगी, यदि सरकार किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी करेगी और किसी अलग तरीके से, किसी चोर रास्ते से उन कानूनों को वापस लाने का प्रयास करेगी, तो किसान पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। किसानों के ट्रैक्टर अभी सिर्फ सर्विस होने के लिए अपने अपने गांव में गए हैं। हर किसान भी पूरी तैयारी कर रहा है आगे आने वाले समय में आंदोलन लड़ने के लिए। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे पास सवाल आते हैं, वो कई चीजें जानना चाहते हैं। तो आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके उन सभी सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि देश भर के तमाम किसान खुश होंगे, उनके परिवार में सब कुछ ठीक होगा, और जो अलग अलग कोनों में दुनिया के जो हमारे साथी बैठे हैं, जिन्होंने आंदोलन में हमारा किसी न किसी तरीके से सहयोग दिया, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी तबीयत, उनकी सारी चीजें, घर परिवार में सब ठीक होगा। साथियों, सबसे पहली बात यह है, कई साथी ये जानना चाहते हैं, खासकर हरियाणा में, कि भाई केस वापसी और मुआवजे की बात कहां तक पहुंची है। क्योंकि जब फैसला हुआ था तो यह कहा गया था सरकार द्वारा कि वो तमाम केसेस वापस लेंगे और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी शहीद किसानों के परिवारों को दिया जाएगा। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो केसेस हटाने की प्रक्रिया है वो कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी। सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में सभी जो जिला अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था कि 9 सितंबर से लेके आज तक किसान आंदोलन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो तमाम केसेस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करी जाए। इसमें कुछ केसेस हैं जो पहले ही क्लियर हो गया था, वो वापस नहीं होंगे। जैसे एक जो बहादुरगढ़ में जो एक घटना हुई थी एक बंगाल की लड़की के साथ, वो केस वापस नहीं होगा, ना ही हमने उसकी कोई मांग करी थी। इसके अलावा जो एक बहादुरगढ़ में कोई नुकीली चीज से किसी की हत्या हुई थी, वो भी केस वापस लेने का कोई वो नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई मांग थी। इसके अलावा जो यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे जो एक व्यक्ति की हत्या की गई थी उसके हाथ काट के, उसका भी कोई उसमें नहीं होगा, वो केस उसमें शामिल नहीं होगा, जो केसेस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा जो एक कसार गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी और उसका आरोप किसानों के ऊपर लगा दिया गया था, उसमें हमारी क्लियर कट ये बातचीत हुई थी कि 30 से 45 दिनों के अंदर उसकी जांच पूरी करवा ली जाएगी। और हमारे पास हमें पूरा ये जानकारी है कि उस मुद्दे में हमारे किसान पूरे तरीके से निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए 30 से 45 दिनों के अंदर सरकार ने वादा किया था कि स्टेट क्राइम ब्रांच उनकी जांच पूरी करके वो सारे उस चीज को, मामले को निपटा देगी। इसके अलावा जो शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे की बात है, उसमें बात यहां तक पहुंची है कि हमारे द्वारा तमाम जिलों से सभी किसान भाइयों से बात करके पूरी एक अपडेटेड लिस्ट बनाई गई है, जिसमें सभी प्रूफ होंगे। भाई शहीद किसानों की उनकी शहादत की डेट क्या थी, शहादत का उनका कारण क्या था, हार्ट अटैक था या ठंड के लगने से हुई थी या एक्सीडेंट था, वो सारी बिल्कुल प्रॉपर जानकारियां हमारे द्वारा सभी साथियों द्वारा मिलजुल के अपडेट की जा रही हैं। वो लगभग अपडेट हो चुकी हैं। सभी प्रूफ, उनके डेथ सर्टिफिकेट, उनके उसका आधार कार्ड उस शहीद किसान का, उसके अलावा जो भी अन्य जानकारियां थी वो सारी हमारे द्वारा अपडेट कर ली गई हैं और वो भी जल्द से जल्द वो शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों एक सवाल और है, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि भाई कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने महाराष्ट्र में अभी एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि कानूनों पे सरकार ने सिर्फ एक कदम वापस लिया और सरकार फिर आगे बढ़ सकती है। तो बहुत सारे किसानों को यह अंदेशा हुआ, बहुत सारे किसानों को यह शक हुआ, जो एक वाजिब शक था, कि क्या सरकार दोबारा से ऐसे कृषि कानून वापस लाने का प्रयास कर रही है। एक चीज तमाम किसान नेताओं ने क्लियर कर दी कि यदि सरकार ऐसी गुस्ताखी करेगी, यदि सरकार किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी करेगी और किसी अलग तरीके से, किसी चोर रास्ते से उन कानूनों को वापस लाने का प्रयास करेगी, तो किसान पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। किसानों के ट्रैक्टर अभी सिर्फ सर्विस होने के लिए अपने अपने गांव में गए हैं। हर किसान भी पूरी तैयारी कर रहा है आगे आने वाले समय में आंदोलन लड़ने के लिए।
और जैसा संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 दिसंबर को क्लियर किया था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। यदि सरकार कोई गुस्ताखी करने का प्रयास करेगी तो लाखों किसानों के लाखों ट्रैक्टर दोबारा से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने को तैयार हैं। और यदि सरकार ऐसी गुस्ताखी करेगी तो आप यकीन मानिएगा, ये बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है उसकी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जो राजनीतिक पार्टी अपने किसानों से धोखाधड़ी करती है, उनसे फरेबी करती है, उनके साथ फरेब करती है, उनको गलत बोलती है, तो उस राजनीतिक पार्टी की सरकार का खात्मा तय है। इसके अलावा हमें एक चीज इस मामले में और समझनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये कानून कहां से आए? ये कानून आए WTO कॉरपोरेट घरानों से आए। हमें पूरा ये खेल समझना होगा कि आज भी WTO ये दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर कि जो हमारे देश में जिन किसानों की MSP पे कुछ फसलों की प्रोक्यूरमेंट होती है, उस प्रोक्यूरमेंट को भी बंद करने का दबाव WTO के द्वारा डाला जा रहा है हमारे देश के ऊपर। हमें यह समझना पड़ेगा, WTO के अंदर जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, उन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश है, वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के नाम से अपने किसानों को हर साल लाखों रुपए की मदद करते हैं। जैसे अमेरिका में 42 लाख रुपए की एवरेज सब्सिडी एक किसान को उनकी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा आप यूरोप में जाएंगे, वहां पे भी $100 बिलियन से ज्यादा की सब्सिडी वहां के किसानों को सालाना दी जाती है। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है WTO के तहत, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है AOA, उसके तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो कोई लिमिट नहीं लगाते, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से विकसित देश हैं वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर देते हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज देते हैं, अलग अलग तरीके से अपने किसानों की मदद करते हैं। जबकि जो भारत जैसे विकासशील देश है, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी के उसमें आते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी में WTO ये काउंट करता है, जैसे हमारे देश में किसानों को MSP दी जाती है, तो वो MSP को एम्बर बॉक्स सब्सिडी में काउंट करते हैं। और उनका ये कहना है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी में जो मदद होनी चाहिए वो टोटल प्रोडक्शन के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी विकसित देश WTO के माध्यम से विकासशील देशों के ऊपर दादागिरी करते हैं। विकासशील देशों में अपने खाद्य उत्पाद भेजने के लिए वो विकसित देश WTO IMF जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं। तो जो अल्टीमेट जो लड़ाई है, हमें ये समझना पड़ेगा, जो अल्टीमेट लड़ाई है ये WTO IMF और जो भारत में भी जो कॉर्पोरेट घराने हैं या दूसरे देशों में जो कॉर्पोरेट घराने हैं, इनके खिलाफ हमें एक निर्णायक आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो ये चीज आती है, जो ये दबाव आता है, जो सरकारें जो ये काम करती हैं कॉर्पोरेट के दबाव में कि भाई MSP खत्म कर दो, या वो इस तरीके के कानून लाती हैं, इनकी जो जड़ है वो है WTO IMF जैसे संस्थान, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने और ये संस्थान सरकारों को बनाते हैं और फिर सरकार बनने के बाद उन सरकारों से कॉर्पोरेट के हित में काम कराते हैं और किसानों के खिलाफ काम कराते हैं। इसीलिए भारत के हर किसान को अब जागरूक होना पड़ेगा। भारत के हर किसान को अपने हक और अधिकार समझने पड़ेंगे। भारत के हर किसान को यह समझना पड़ेगा कि उसकी समस्या की शुरुआत कहां से हो रही है, उसकी समस्या की जड़ कहां पे है। 1990 के बाद से जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां लाई गई तो भारत के किसानों की बर्बादी कई गुना तेजी से बढ़ने लग गई। भारत में किसानों की आत्महत्या दर कई गुना बढ़ गई। इसीलिए जरूरत है, यदि हमें भारत के किसान को बचाना है, यदि पूरी दुनिया के किसान को बचाना है, तो इन कॉर्पोरेट हाउसेज और WTO व IMF जैसे संस्थानों के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। और जो अभी हमारा आंदोलन हुआ, जो अभी स्थगित किया गया है, उससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है। जो ये 3 कृषि कानून, जो ये 3 काले कानून आए थे, इनके खिलाफ जो इतना सफलतापूर्वक आंदोलन लड़ा गया, उसका एक कारण था। और कारण यह था, खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर गांव में, हर किसान तक तमाम किसान संगठन और किसान नेता यह बात पहुंचाने में सफल हो गए कि ये कृषि कानून कितने खराब हैं, ये कृषि कानून कितने किसान विरोधी हैं। एक किसान के अंदर स्वाभिमान भी होता है, जज्बा भी होता है। एक बार उसको बात समझ में आ जाए, एक बार उस तक बात पहुंच जाए,
तो फिर किसान ये जानता है कि आंदोलन किस तरीके से लड़ना है, और किसान जब आंदोलन लड़ता है तो आखिरी सांस तक लड़ता है, किसान जीतने तक आंदोलन लड़ता है। तो ग्राउंड लेवल तक हमें ये सारी चीजें लेके जानी पड़ेंगी। WTO, IMF, कॉर्पोरेट हाउसेस किस तरीके से हमारे देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया के किसानों को मार रहे हैं, ये चीज हमें ग्राउंड लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आज कहीं पेपर में पढ़ रहे थे कि एक किसी एसोसिएशन ने, जो कॉर्पोरेट हाउसेस का एसोसिएशन है, उसने प्री बजट जो अपने सजेशंस भेजने होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह भेजा कि भाई हरियाणा और पंजाब में किसान बहुत ज्यादा गेहूं और धान की खेती करते हैं, उस खेती को कम किया जाए। इसके अलावा जो ऑयल सीड्स हैं, जो सरसों है, सूरजमुखी है, बाकी उनकी खेती कराई जाए। इस तरीके का सजेशन उस एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा, और उसने यह भी लिखा कि भाई गेहूं और धान की खेती होने से, ज्यादा खेती होने से पानी का स्तर नीचे चला जाता है और एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है गेहूं और धान की। मैं इन सभी सरकारी और दरबारी एसोसिएशन से हम एक बात पूछना चाहते हैं, हम इनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको यह मालूम है कि हरियाणा पंजाब में गेहूं और धान की इतनी ज्यादा खेती क्यों होती है? किसान बहुत अच्छे से यह बात समझता है कि भाई उसको और फसलों की भी खेती करनी चाहिए, जिससे पानी का स्तर भी नीचे ना जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो, हमारी जमीन भी मजबूत हो। जब फसल अलग अलग करके बोएंगे तो हमारी जमीन भी मजबूत होगी। लेकिन धान और गेहूं की ही बार बार खेती करना, इसी पूरी साइकिल को रिपीट करना एक किसान का शौक नहीं है, एक किसान की मजबूरी है हरियाणा पंजाब में। यह पूरे देश को समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गेहूं और धान ही दो फसलें हैं जिनकी प्रोक्यूरमेंट MSP के ऊपर होती है। लगभग इन्हीं दो फसलों की ज्यादातर MSP के ऊपर प्रोक्यूरमेंट हरियाणा पंजाब में होती है, और जो फसलें हैं उनकी अधिकतर की MSP में प्रोक्यूरमेंट होती नहीं है। यदि सरकार MSP की गारंटी का कानून बना दे, जिसकी मांग संयुक्त किसान मोर्चा करता रहा, तमाम किसान संगठन करते रहे, यदि सभी फसलों पे MSP की गारंटी का कानून हो जाए तो किसान भी समझदार है। अब किसान वो भोला किसान नहीं बचा, किसान मूंग की भी खेती करेगा, किसान सरसों की भी खेती करेगा, किसान ऑयल सीड्स की और फसलों की भी खेती करेगा, किसान तमाम फसलों की खेती करेगा, बशर्ते हमारी सरकार अन्य फसलों पे भी MSP की गारंटी का कानून बनाए। तो फिर जो ये एसोसिएशन जो ये सजेशन देते हैं ना, ये सजेशन देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। किसान खुद समझदार है, किसान खुद जमीन पे चीजों को इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अन्य फसलों पे MSP की गारंटी का कानून होना चाहिए। सभी फसलों पे जब MSP की गारंटी मिलेगी, MSP की गारंटी का कानून होगा, तो देश का किसान, हरियाणा पंजाब का किसान अपने आप ये गेहूं और धान की साइकिल को छोड़ के अन्य फसलें भी उगाने लग जाएगा, जैसे पहले के समय में उगाई जाती थी। तो साथियों, आपका सभी से मेरा हाथ जोड़ के अंत में यही निवेदन है, मजबूती से, यह समय अब रेस्ट करने का नहीं है, यह समय कोई थकान उतारने का नहीं है। यह आंदोलन जो हमने जीता है, उसके बाद आंदोलन जो स्थगित किया है, अब यह समय है आगे आने वाले समय में जो हमें स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार MSP की लड़ाई लड़नी है, जिसके अनुसार पूरे भारत में गेहूं का एवरेज MSP 3200 रुपया क्विंटल बनता है। जो अभी हमें कर्ज मुक्ति की लड़ाई लड़नी है, जो भारत के किसानों पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, जो अभी हमें MSP की गारंटी कानून की लड़ाई लड़नी है, इन सभी लड़ाइयों को लड़ने और जीतने के लिए अभी एक निर्णायक तैयारी करने का समय है। गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक करने का समय है। जब लोग जागरूक होंगे, निश्चित तौर पे हम मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत। नस्ल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।